हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये टॉपिक अकेले जो है आपको सीटेट में 4 से 5 नंबर कम से कम दिला देगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, इस टॉपिक में ऐसा क्या खास है। तो देखिए, एनसीएफ 2005 जो है पेडागॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेस बनाएगा, आपका ये आधार है। और आपको पता है कि आपके सीटेट में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागॉजी जो है आती है। तो 15 नंबर की पेडागॉजी 5 सब्जेक्ट में, यानी टोटल कितना हो गया 75 मार्क्स से। और हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आपका एनसीएफ 2005 से रिलेटेड ज़रूर पूछे जाएंगे। तो कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन तो हो गए। और ये जो है आपके पेडागॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले भी सीटेट दिए हैं लेकिन पास नहीं हो पाए, क्वालिफाइंग नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो इस बार आपको पास करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली की डेली वीडियो जो भी अपलोड हो उसे आप लोग देखिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि क्या मैम आपने कभी सीटेट पास किया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने सीटेट एग्ज़ाम जो है 2 बार पास किया है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीटेट पास किया था, मैंने सेकेंड बार भी दिया है। अब आप कहेंगे सेकेंड बार क्यों दिया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मात्र पेपर 1 दिया था, क्योंकि एक ही फॉर्म डाला था पेपर 1 का, तो इसलिए मैंने पेपर सेकेंड के लिए दोबारा फिर से डाला था। और मैंने दोनों बार सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है। सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे आप सभी लोग क्वालिफाई कर जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक जो है एनसीएफ 2005, हम इसे देखते हैं। एनसीएफ 2005 यानी एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये एनसीएफ का फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट्स है। क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, अर्थात एक पाठचर्या। पाठचर्या क्या होती है, तो अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनका कच्चा चिट्ठा होता है। यानी जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पहले प्रेयर करते हैं, फिर क्लास में जाते हैं, उनके बाद उनकी एक एक क्लासेस चलती है, लंच होता है, फिर लंच के बाद क्लासेस चलती है, और उसके बाद उनकी छुट्टी से लेकर उसमें जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद, जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में होती है उन सब का कच्चा चिट्ठा क्या होता है, एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, जिसे हम लोग पाठचर्या कहते हैं। स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी होती है,
शिक्षण समस्याओं को देखते हुए एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का निर्माण क्यों किया गया है, क्योंकि शिक्षण में प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इसलिए इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ का निर्माण किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, सीटेट पास करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आएगा कि मैं इससे कैसे पास करूं, यानी क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, कैसे पढूं, कहाँ से पढूं, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ना आपके मन में। तो वैसे ही शिक्षण में जो भी समस्या आ रही थी उनको देखते हुए एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। एनसीएफ का निर्माण जिस कमेटी के द्वारा किया गया वो कमेटी का नाम क्या है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर यशपाल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और निर्देशक कौन है इस कमेटी के, तो कृष्ण कुमार जी इस कमेटी के निर्देशक है। टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 35 सदस्य थे, जिसमें प्रोफेसर यशपाल और निर्देशक कृष्ण कुमार जी भी शामिल है। कितने अध्याय थे, तो कितने अध्याय थे एनसीएफ 2005 में, 5 अध्याय हैं। कितने, 5 अध्याय। सदस्यों की कुल संख्या 35, कुल कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को चतुर्थ राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा के नाम से भी जाना जाता है। इसे चतुर्थ राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले, किससे पहले, एनसीएफ 2005 से पहले 3 एनसीएफ और आ चुके हैं। कौन कौन से, तो एनसीएफ 1975, यानी 1975 में एनसीएफ आया था। उसके बाद 1988 में भी एनसीएफ आया है। फिर उसके बाद 2000, कब, 2000 में भी एनसीएफ आया है। फिर उसके बाद ये 2005 वाला एनसीएफ जो है ये आपके चौथे क्रम का एनसीएफ है, इसलिए इसे चतुर्थ राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा के नाम से भी जाना जाता है। एनसीएफ 2005 का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये इसका उद्भव जो है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुआ है। कौन सा निबंध, सभ्यता और प्रगति निबंध से हुआ है। सभ्यता और प्रगति निबंध किसका है या किनका है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो आप लोग याद रखिएगा कि एनसीएफ 2005 का उद्भव जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 प्रारंभ करने के लिए 21 फोकस समूह बनाए गए। कितने फोकस समूह बनाए गए, तो 21 फोकस समूह बनाए गए हैं, जिन्होंने स्कूली शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया। अलग अलग फोकस समूह थे, इन्होंने अलग अलग स्कूल में गए, उनकी जो भी शिक्षा थी कि स्कूली शिक्षा कैसी है उसका गहनता से अध्ययन किया, डीप में अध्ययन किया। और राष्ट्रीय स्तर पर इन पर चर्चा करने के पश्चात पहले उन्होंने क्या किया, स्कूली शिक्षा का अध्ययन किया। कितने फोकस समूह थे, तो कुल 21 फोकस समूह थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की गई। फिर उसके बाद इन्होंने एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किया एनसीएफ 2005। एनसीईआरटी का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो वो आपके दिल्ली में है। कहाँ पे है एनसीईआरटी का मुख्यालय, दिल्ली में है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या
की रूपरेखा 2005 का अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल जो है आपकी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं शामिल है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में 22 भाषा है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। और इससे कितने राज्यों के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है? तो इससे कुल 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। कितने राज्यों के पाठ्यक्रम में? तो 17 राज्यों के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है एनसीएफ 2005 का। ये 22 भाषाएं कौन सी है? तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है वही 22 भाषा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज इस बात की सिफारिश करता है कि विषयों के बीच की दीवारों को कम किया जाए ताकि बच्चों को समग्र ज्ञान का आनंद मिल सके। अब इसका क्या मतलब है कि विषयों के बीच की दीवारों को कम किया जाए, यानी जो सब्जेक्ट है जैसे इतिहास, भूगोल, हिंदी, गणित, अंग्रेजी जो भी है, इनको एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करके पढ़ाना है बच्चों को, अलग अलग नहीं। यानी इनके बीच की जो दीवारें हैं हम अलग अलग पढ़ाते हैं तो अलग अलग नहीं, इनको जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो जैसे हिंदी है तो आप उसमें एक दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सके। जैसे भूगोल पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं तो वो भी हिंदी में दिया हुआ रहता है ना, हिंदी में ही लिखा रहेगा या फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो आप उस इतिहास या भूगोल के माध्यम से हिंदी या इंग्लिश उस सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह आपको विषयों के बीच की दीवार को जो है कम करना है, आपस में सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं? तो 5 सिद्धांत हैं। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि 5 सिद्धांत है। कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है आपका कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। मान लीजिए आप बच्चे को पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पहले आप बच्चे से पूछिए कि उसने किस किस पेड़ को देखा है, वे पेड़ कितने बड़े हैं या छोटे हैं, आकार में कैसा है, उनकी पत्तियां कैसी है, यानी पेड़ के बारे में जो भी उन्हें नॉलेज है उसके बारे में पूछिए। हो सके तो आप बच्चों को बाहर ले जाके दिखा दीजिए या फिर स्कूल परिसर में जो भी पेड़ हो उसे दिखा दीजिए। यानी ज्ञान को क्या है सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है, उसके बाहर के जीवन से छोड़ना है। ठीक, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। जैसे पहले यानी जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर क्या करते थे, हमें कोई भी चीज़ लिखा देते थे और बोलते थे कि कल तुम्हें ये याद करके लाना है, जो याद नहीं करके आएगा उससे मार पड़ेगी। उसे मारते थे, पीटते थे या फिर पनिशमेंट देते थे। तो बच्चों को आपको चीज़ों को रटवाना नहीं है। जब आप बच्चों को कोई भी चीज़ है उनके जीवन से संबंधित करके यानी रिलेट करके पढ़ाएंगे, उनके जो अनुभव है उनके बारे में पूछिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चों को फल पढ़ाना है, तो आप बच्चे से पूछ लीजिए कि बेटा आपने कौन कौन से फल देखे हैं, उसके रंग कैसे हैं, कौन कौन से फल आपने खाए हैं, उसका स्वाद कैसा है, आकार कैसा है। तो इसमें क्या है, बच्चा जो भी फल खाया होगा, जो देखा होगा उसके बारे में बताएगा। जब आप बच्चों को इस तरह पढ़ाएंगे तो उसे किसी चीज़ के बारे में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उस चीज़ को समझ लेगा और उसे वो चीज़ें जो है याद रहेगी। ठीक, उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, जो भी लोग नोट्स बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे तो एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। पेडागॉजी में जो है जिस भी ऑप्शंस में आपको रटना, याद करना, कंठस्थ करना ये शब्द दिख जाए वो ऑप्शंस आपका गलत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। या फिर एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, ये सारी चीज़ें जहाँ भी ऑप्शन में मिले वो क्या हो गया,
गलत हो गया। इससे हम लोग निगेटिव टैग वर्ड कहते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है कि टैग वर्ड क्या होता है तो मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी जो पाठचर्या है वो सिर्फ आपके पाठ पुस्तक तक ही सीमित न रहे, बच्चे के बाहर जीवन से उसको रिलेट कर सके, बच्चे जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, उसका उपयोग कर सके, ऐसे आपको पाठचर्या बनाना है। कच्छ को गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब गतिविधियों से जोड़ा जाए इसका क्या मतलब है? आप जैसे बच्चे को किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, जैसे जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं, पशु पक्षी के बारे में पढ़ा रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको बाहर ले जाइए, दिखाइए उन चीज़ों को, या फिर किसी गतिविधि के माध्यम से पढ़ाइए। तो जब गतिविधि के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका जो ज्ञान है वो स्थायी होगा, बच्चे एक्टिव रहेंगे। जितना ज़्यादा बच्चे एक्टिव रहते हैं वो उतना ज़्यादा सीखते हैं। तो आपको कच्छ को गतिविधियों से जोड़ना है, या फिर आप कच्चे में यानी क्लास में ही कोई गतिविधि करा सकते हैं। इसे लचीला बनाया जाए। लचीला बनाया जाए का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई बच्चा है, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसे समझ में नहीं आया एक बार में, तो आप उसे फिर से दोबारा बताइए, दूसरे मेथड से बताइए, दूसरे तरीके से बताइए। ये नहीं कि एक बार में नहीं समझ में आया तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम गधे हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, ऐसे कहकर उसे चुप करा के बैठा दिया जाए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को अगर एक विधि से नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे दूसरी विधि से समझाइए, दूसरे तरीके से समझाइए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी जो भी राष्ट्रीय महत्व के बिंदु है उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करना है। आपने देखा होगा कि बच्चे क्या है, स्कूल में कभी खिड़की के दरवाजे तोड़ देते, खिड़कियाँ तोड़ देते हैं, या फिर डस्टर तोड़ देते हैं, या फिर कोई भी स्कूल की चीज़ें जो है वो तोड़ने लगते हैं। बाद में यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो दंगे फसाद जब होते हैं इसमें कहीं स्कूल जो सरकारी बसें होती हैं उन्हें जला देते हैं, या सरकारी जो भी सामान होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको जला देते हैं। तो आपको बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान बनाना है, उसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव जगाना है कि वो राष्ट्र की जो भी चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुँचाए, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाइए आप लोग। अगर हम कहें कि एनसीएफ 2005 का जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि शिक्षा को जो है बाल केंद्रित कर दिया गया है। पहले शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब शिक्षा को बाल केंद्रित कर दिया गया है, यानी केंद्र में कौन है? बालक। बालक के लिए शिक्षक क्या है? सुविधादाता के रूप में है, यानी बालक को सिखाना है आपको, बालक जैसे सीखेगा उस तरह आपको सिखाना है। केंद्र में बालक है, आपको बालक के लिए सुविधा प्रदान करना है, यानी आपको बच्चे को सिखाना है। रटंत प्रणाली से निजात पाना, बच्चों को कोई भी चीज़ रटाना नहीं है बल्कि उनको गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है, उनके जीवन से संबंध करके सिखाना है, स्कूली ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना है। और क्या है? परीक्षा में सुधार करना है। परीक्षा में क्या करना है? सुधार करना है, परीक्षा को लचीला बनाना है, और बच्चे में किसी भी आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है, चाहे जेंडर के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर आपको बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। हर बच्चा जो है आपके लिए एक समान होना चाहिए, आपको किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है। हर बच्चा सीखता है, आप उसको सिखाइए। कोई बच्चा है जो जल्दी सीख जाएगा, कोई है जो थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन हर बच्चा सीखता है। बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसे आप लोग शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं ये देख लेते हैं हम लोग। बालक जो है वह सक्रिय है, सक्रिय यानी एक्टिव है। जब बच्चा एक्टिव होता है तो वह सबसे ज़्यादा सीखता है। जब कोई निष्क्रिय होगा तो वो नहीं सीखेगा। जैसे अभी आप क्या है, एक्टिव है, आप देख रहे हैं ध्यान से, तो इसलिए आप एक्टिव है, उसको सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आप निष्क्रिय रहेंगे, जैसे मोबाइल चला दिए, अब आप ही ये वीडियो चल रहा है लेकिन आपका ध्यान जो है कहीं और है, तो क्या आप उस समय यहाँ पे एक्टिव है, नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधार करे। देखिए, गलतियाँ जो है ये सीखने का अभिन्न अंग है। ये आपके पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। बच्चे जो है वो कोई भी चीज़ आप देखिए, छोटे बच्चों को खिलौने दे दीजिए, वो उनको खोल देंगे, यानी तोड़ के खोल के फिर उसके बाद उसको जोड़ेंगे, बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। तो ये क्या है, उनमें सीखने की लालसा होती है, वो सीखने के लिए ऐसा करते हैं। वो गलतियां करेंगे, फिर उसमें स्वयं सुधार करेंगे, इसी तरह वो सीखेंगे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि कैसा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो ये क्या है, सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि मैं समाज का एक हिस्सा हूँ। बच्चे जो है वो कहाँ से सीखना प्रारंभ करते हैं, पहले अपनी माँ से सीखते हैं, फिर अपने घर से सीखते हैं, फिर अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, फिर उसके बाद जाके विद्यालय से सीखते हैं। बच्चे की माँ, उनका परिवार, उनका आस पड़ोस, विद्यालय, ये सब क्या है, समाज का ही अंग है। सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको एनसीएफ 5-6 बार पढ़ाऊँ, हर बार इसी तरह पढ़ाऊँ, तो क्या आप सीखेंगे? नहीं, आप बोर हो जाएंगे ना। तो मान लीजिए मैं एनसीएफ आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊँ, उसमें कुछ नयापन लाऊँ, सीखने के तरीके में बदलाव करूँ, तब आप पढ़ेंगे। कुछ नया चीज़ सिखाऊँ आपको तो आप पढ़ेंगे। लेकिन जब एक ही चीज़ को एक ही तरीके से बार बार पढ़ाया जाएगा तो बच्चे हो या फिर आप हो या फिर कोई भी हो, वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा और कुछ भी उसमें से सीखेगा नहीं। तो बार बार आपको एक ही चीज़ को नहीं सिखाना है। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। जैसे हम लोग के समय में क्या होता था कि शिक्षक यानी टीचर जो है किसी भी चीज़ को कह देती थी कि इसे याद करके आना, नहीं तो कल तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, पैर तोड़ दिए जाएंगे, या तुम्हें थप्पड़ मारा जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सब क्या था, डराने का तरीका था उनका। वो हमें डरा के रखते थे कि हाँ याद करके आना, वरना। तो ये आपको बच्चे को जो है डराना नहीं है, उन्हें आनंददायक तरीके से पढ़ाना है। यानी चीज़ों को क्या करना है, आपको एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाइए या फिर उनके लाइफ से रिलेट करके पढ़ाइए, ताकि वो खुशी खुशी उस चीज़ को पढ़े, उसका आनंद ले और अच्छे से सीखे। अनुशासन, अनुशासन जो है ये आपका निगेटिव वर्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पेडागोजी की क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा, कक्षा को कैसे रखा जाए, अनुशासित रखा जाए, कठोर अनुशासन में रखा जाए, तो ये सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे, तो आपको वो कट कर देना है, ऐसे उत्तर सही नहीं होंगे। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। बच्चा चाहे घर में हो, स्कूल में हो, समुदाय में हो, उसे हमेशा क्या मानना है, आपको महत्वपूर्ण मानना है। उसकी भाषा और संस्कृति को सम्मान देना है। बच्चे की भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा, जिसमें वो पहली बार अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, उसे ही हम बच्चे की मातृभाषा कहते हैं। और आपको बच्चे की मातृभाषा को सम्मान देना है। बच्चे की प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चे की मातृभाषा में ही देनी चाहिए, क्योंकि वो उसी भाषा को समझ पाएगा।
और उसकी जो भी संस्कृति हो उसको भी हमें सम्मान देना है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण क्या है? मान लीजिए एक क्लास है, इसमें कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र के बालक है, कुछ जो है वो तमिल भाषा के बालक है, कुछ आपके मराठा, कुछ पंजाबी, मराठा यानी मराठी भाषा। तो ये सब क्या है? बहुभाषिक कक्षा शिक्षण है, यानी एक कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग भाषा को जानते हैं। बहुभाषा को जो है संसाधन के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? संसाधन के रूप में देखा जाता है। शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। एनसीआर 2005। त्रिभाषा सूत्र क्या है? मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी मातृभाषा हिंदी है और एक बच्चा है जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, यानी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा है। तो हिंदी भाषा जिसकी मातृभाषा है उसे कौन कौन सी 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? तो पहले पढ़ाई जाएगी हिंदी, क्योंकि हिंदी उसकी मातृभाषा है। और जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उसकी जो भी मातृभाषा होगी, यहाँ पे आप मातृभाषा लिखिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मातृभाषा। उसकी जो भी मातृभाषा हो, पहला लैंग्वेज आपका मातृभाषा होगा। दूसरा लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी भाषी क्षेत्र का बालक है तो दूसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो जाएगी। और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र का बालक है तो दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। तीसरी लैंग्वेज जो है हिंदी भाषी बालक के लिए जो है मॉडर्न लैंग्वेज यानी कोई आधुनिक भाषा हो जाएगी। और जो गैर हिंदी वाला बच्चा है उसके लिए तीसरी लैंग्वेज जो है वो हो जाएगी आपकी इंग्लिश। ये त्रिभाषा सूत्र है, यानी जो हिंदी भाषी बालक है उसके लिए 3 लैंग्वेज कौन कौन से है? उसकी मातृभाषा इंग्लिश और आधुनिक कोई भाषा। और जो गैर हिंदी क्षेत्र वाला बालक है उसके लिए उसकी पहली भाषा मातृभाषा होगी, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 जो है भाषा के कौशल है। और ये सभी आपस में कैसे हैं? अंतः संबंधित है, यानी एक दूसरे से संबंधित है भाषा के चारों कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपको ये याद रखना है। इनका कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक दूसरे से आपस में अंतर संबंधित है। इसमें से आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? यानी किसके माध्यम से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं? तो बोलकर आप अभिव्यक्त करते हैं, जैसे मैं अभी अपने विचार को कैसे अभिव्यक्त कर रही हूँ? बोल के कर रही हूँ। और लिख कर, यानी जो ये लिखा हुआ है इसी के माध्यम से तो मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही हूँ ना। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? बोलना और लिखना। और ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं? तो सुनना, आप कैसे इस विचार को ग्रहण कर रहे हैं? सुन के, मैं जो बोल रही हूँ आप उसे सुन रहे हैं, और पढ़ के आप जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ भी रहे हैं ना। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं? सुनना और पढ़ना। ये आपके हिंदी लैंग्वेज में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से याद रखिएगा। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई भी सूचना आपको मिले तो आप उसे तुरंत ज्ञान मत मान लीजिएगा, ठीक है? हर सूचना ज्ञान नहीं होती। जैसे कह दिया जाए कि राम कल दिल्ली से आ रहा था, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ सूचना है, इंफॉर्मेशन है।
विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले बच्चे को आप उस चीज़ के बारे में बताइए जिसके बारे में उसे पता है, फिर उसके बाद आप बालक को या बच्चे को उस चीज़ के बारे में बताइए जिसके बारे में उसे पता नहीं है। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मूर्त यानी जो चीज़ सामने दिखाई दे। बच्चे को जो चीज़ दिखाई दे रहा है पहले आप उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद जो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताइए। जैसे मान लीजिए आप बच्चे को फल पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा जो है आम देखा है, आम आम के बारे में जानता है, तो पहले आम के बारे में बताइए, फिर उसके बाद आप उन फल के बारे में बताइए जो बच्चा नहीं जानता। उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, स्वाद कैसा है, तब आप बताएंगे तो बच्चा समझेगा कि हाँ ये भी एक कोई फल होता है। इसी तरह पहले आप बच्चे को मूर्त चीज़ें यानी जो फल उसे दिखाई दे रहे हैं, जिस फल को उसने देखा है, जो सामने है, उसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद जो फल उसने नहीं देखा है, उसके सामने नहीं है, उस फल के बारे में आप बताइए, तब वो उस चीज़ को समझेगा। पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। अब इसका क्या मतलब है? पनिशमेंट, आपको बच्चे को किसी भी तरह का दंड नहीं देना है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मौखिक, यानी बोल के आप उसको कुछ भी कहे कि अरे तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, या फिर आप उसे 2-3 डंडे लगा दीजिए या थप्पड़ लगा दीजिए। तो आपको ऐसा कोई भी दंड बच्चे को नहीं देना है। ना ही उसकी शिकायत करना है कि आप उसकी शिकायत उसके पेरेंट्स से करने लगे, ये सब आपको नहीं करना है। ना ही अध्यापक से यानी प्रधानाध्यापक जो है उनसे या किसी और अध्यापक से, किसी से भी आपको बच्चे की शिकायत नहीं करना है, ना किसी तरह का उसे पनिशमेंट देना है। रिवार्ड, मान लीजिए मैं आपको 5 क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, अब हर क्वेश्चन के आंसर बताने के बाद आपको मैं बोली बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। मान लीजिए आपने कोई अचीवमेंट किया या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है बहुत कठिन था, आपने बता दिया, तब मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा बेटा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो रिवॉर्ड जो है हर छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए नहीं देना चाहिए। जब कोई बड़ी उपलब्धि हो या फिर कोई अच्छा काम आप करें तो उसके लिए दिया जाना चाहिए, हमेशा नहीं कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो इसकी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगी। साथ शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। शैक्षिक गतिविधियाँ यानी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। सच शैक्षिक गतिविधियाँ क्या है? जैसे मान लीजिए कि खेल कूद हो गया, स्कूल में हो रहा है, योगा हो रहा है, या फिर 15 अगस्त है उस पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, या 26 अगस्त पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, या फिर कोई और कार्यक्रम हो रहा है, तो इन सब में आपको अभिभावकों को शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अभी और भी बचे हैं टॉपिक्स आपके, यानी इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस भी हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सीटेट पास करने में। और आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।